शुरुआत करते हैं महिलाओं की आत्मनिर्भरता की खबर से। काशी की मेहंदी अब विदेशों में अपनी लाली बिखेर रही है और ये कमाल किया है काशी की बेटी शुभी अग्रवाल ने, जिनकी कोशिशों से आज विदेशों से भी मेहंदी के ऑर्डर काशी आ रहे हैं। पुराने जमाने से ही शिवनगरी काशी की मेहंदी बेहद मशहूर रही है और वाराणसी के मोतीझील इलाके की मेहंदी का जिक्र तो कजरी के गीतों में भी होता रहा है और अब इसी मेहंदी की महक विदेशों तक पहुंचने वाली है। दरअसल वाराणसी की मेहंदी व्यवसायी शुभी अग्रवाल की कोशिशों की वजह से उन्हें नॉर्वे से 2000 पैकेट और न्यूयॉर्क से 3000 मेहंदी पैकेट के ऑर्डर मिले हैं, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने में शुभी अग्रवाल जुटी हुई है। तो मेरे कॉलेज में थोड़े मेरे नॉर्वे के फ्रेंड्स थे और बाहर कंट्रीज़ के फ्रेंड्स थे, तो उन लोग हम लोग के मेहंदी देख के बड़े खुश होते थे। वो लोग कहते थे कि कहाँ से है, तो वो लोग हमारे पास से लेके अपने घर पे भेजते थे। तो फिर मेरे को वहाँ से वो मिली प्रेरणा कि जब वहाँ पे इतनी डिमांड है इस चीज़ की, तो क्यों ना हमारे जो इंडिया में मेहंदी की इतनी व्याख्याता है, तो इसको क्यों नहीं हम लोग बाहर सप्लाई करें। अभी तो मेरे पास 2 साल पहले तक सिर्फ नॉर्वे से था, पर अभी हम लोग ने 5-6 महीने में मेल भेज के मेहनत करके हम लोगों ने न्यूयॉर्क से भी ऑर्डर ले लिया है। मेहंदी व्यवसायी शुभी अग्रवाल दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर वाराणसी लौटी है। उनका परिवार पहले से लकड़ी के खिलौने के व्यवसाय से जुड़ा है, लेकिन शुभी ने एक नई शुरुआत करते हुए अपने विदेशी मित्रों को मेहंदी भेजी, जिसे वहां बेहद पसंद किया गया और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। मैंने जब अपनी दिल्ली में पढ़ाई पूरी की, यहाँ पे आई, मेरा फैमिली बिजनेस था, काष्ठ कला का 60 साल पुराना बिजनेस है, तो मैं उसमें जुड़ी हुई थी। तो उसमें महिलाएं जो थी वो काम तो कर रही थी, पर वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी और ना बहुत अर्न कर पा रही थी, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो मुझे लगा कि ऐसे काम से वो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती हैं और हम लोग यहाँ की चीज़ को बाहरी स्तर तक पहुँचा सकते हैं। और इस समय काफ़ी समय से हम लोग मेहंदी का काम कर रहे हैं। हमारे घर पे मम्मी पापा मेहंदी का काम करते हैं और बगीचे से तोड़ के लाते हैं और इसको पिसवाते हैं। पाउडर करने के बाद हम लोग यहाँ पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद ये शुभी अग्रवाल को हम देते हैं, ये विदेशों में बेचती हैं। ये काशी की बेटी शुभी की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज वाराणसी की नेचुरल मेहंदी विदेशों तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में शुभी की योजना इसमें और महिलाओं को जोड़ने की है। काशी की मेहंदी अब विदेशों में अपना जलवा बिखेरेगी। न्यूयॉर्क हो या नॉर्वे हो, हर जगह से मेहंदी के ऑर्डर आ रहे हैं और अब काशी की बेटी की मेहनत रंग ला रही है। कभी ये दिल्ली में पढ़ाई करती थी और यहाँ पर अब ये मेहंदी का बिजनेस कर रही हैं और इनका ये व्यवसाय अब विदेशों में अपनी पहचान बना रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बस्ती की महिला किसान ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने और महिला सशक्तिकरण का अनोखा उदाहरण पेश किया है। भूमिहीन होने के बावजूद मशरूम की खेती से अपनी आजीविका चला रही हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर लोग उनसे प्रेरणा लेकर मशरूम की खेती से जुड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये है बस्ती की भूमिहीन महिला किसान कृष्णावती, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का अनोखा उदाहरण पेश किया है। हरैया ब्लॉक के नागपुर गांव की रहने वाली कृष्णावती ने सन 2012 से मशरूम की खेती कर रही हैं और आज उनसे प्रेरणा लेकर आसपास के 60 से 70 लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं। और आलम यह है कि आज पूरा इलाका मशरूम की खेती के हब के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुका है और इस योगदान के लिए राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित भी किया है और 1 लाख पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाँ, मुद्रा लोन मिल जा साहब तो ठीक है रहा। बहुत प्रयास है, मुद्रा लोन मिल जाती बीएजिया से तो छुट्टी रहा, तो वो बीएजिया अपन वहीं जमा करा करी। जैसे लोनवा मिल जात सरकार के यहाँ से, तो वह पैसा वहाँ जमा कर दिन करी तो इकट्ठा हो जात। आप ये जान लीजिए 10-5 महीने से ले लो 10-10 हज़ार रुपया, तो 5 हज़ार ले लो तो 1 हज़ार रुपया महीना जात बा। कृष्णावती अपने पति के साथ हरियाणा में काम करती थी, वहीं पर उन्होंने मशरूम की खेती सीखी और अपने पति को बस्ती में खेती करने की प्रेरणा दी और बस्ती में आकर किराए पर जमीन ली और मशरूम की खेती शुरू की। और धीरे धीरे जब आमदनी बढ़ी तो मशरूम की खेती को बड़े पैमाने पर करने लगी। रहा हरियाणा में सीखे रही पहले से, हाँ, तभी भाई कि अब गाँव में मशरूम लगाया जाए, गेहूँ बिक्री हुई तो यही वही नाते लगावे लगे ना। और जब गांव में लागे लाग तो
ज़्यादा परेशानी पैसे के बाद पैसा मिलत नहीं, जौन पैसा रहबो करत है वो ब्याज में चला जाता है। और भूमिहीन है हमरे सबके, खेती बाड़ी बाय नहीं, यह परेशानी बाय। वहीं कृष्णावती के पति का कहना है कि मशरूम की खेती से तो अच्छी आय होती है, लेकिन ज्यादा पैसा ब्याज में चला जाता है और भूमिहीन किसान होने के नाते उन्हें बैंक से लोन भी नहीं मिलता। वहाँ 1 साल लगाए तो हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमारा निकला भी। इसके बाद जब यहाँ होने लगा तो धीरे धीरे गांव वाले भी आने लगे हमारे यहाँ, तो सबको बताते हुए सब लगाने लगे, यही बात है। बस्ती जिला प्रशासन भी कृष्णावती के मशरूम की खेती की सराहना कर रहा है। डीएम सौम्या अग्रवाल का कहना है कि लोन के लिए कृष्णावती को पात्रता की जांच कराई जा रही है। अगर वो पात्र पाई जाती हैं, तो नियमानुसार उनको लोन दिलवाया जाएगा। उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है इस क्षेत्र में और उनकी मुद्रा लोन के लिए पात्रता की जांच कराई जा रही है और अगर वो पात्र पाई जाएंगे तो उनको नियमानुसार लोन दिलवाया जाएगा। महिला किसान कृष्णावती आज बस्ती में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी हैं और आज आसपास के सैकड़ों किसान उनसे प्रेरणा लेकर पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को साकार कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान जौनपुर के मूल निवासी और मुंबई में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक ने एक ऐसा बहुभाषीय रोबोट बना डाला जो 9 भारतीय भाषाओं के साथ 38 विदेशी भाषाओं में बात करने में सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया ये रोबोट पूरी तरह स्वदेशी है। आप भी देखिए ये कमाल का रोबोट। यहाँ उपस्थित समस्त लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी ने मुझे बात करने के काबिल समझा और यहाँ बुलाया। Who is Chief Minister of Karnataka? चीफ मिनिस्टर मिस्टर BS येडियुरप्पा। देखा आपने कैसे ये महिला वेशभूषा वाली रोबोट न केवल इंसानों की तरह बात कर रही है, बल्कि फटाफट सवालों के जवाब दे रही है। दरअसल रोबोट शालू कृत्रिम बुद्धि वाली विश्व की पहली बहुभाषी मानवीय रोबोट है जो 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषाएं बोलने में सक्षम है। वहीं इसकी सबसे खास बात यह है कि रोबोट लोगों के चेहरे पहचानने से लेकर उनसे हाथ मिलाना, खुशी, क्रोध, जलन, हंसी मजाक जैसी भावनाओं को भी दर्शा सकती है। वहीं ये गणित के प्रश्नों को हल करने के साथ साथ दुनिया भर से जुड़ी सामान्य ज्ञान की सवाल पूछ सकती है और जवाब भी दे सकती है। Who is Chief Minister of Karnataka? चीफ मिनिस्टर मिस्टर BS येडियुरप्पा। Okay. Mr. Rajnath Singh is Home Minister of India? No, Mr. Rajnath Singh is the Minister of Defence. Minister of Home Affairs is Mr. Amit Shah. रोबोट शालू को बनाने वाले दिनेश पटेल केंद्रीय विद्यालय IIT पवई मुंबई में शिक्षक हैं और तस्वीर में रोबोट से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। So can you introduce yourself? दिनेश पटेल जो मूल रूप से जौनपुर के मणिहाऊ तहसील के रहने वाले हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद 2014 में IIT पवई मुंबई में पोस्टिंग हुई और यहीं पर कार्य करते हुए मशहूर फिल्म स्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट देखने के बाद उनके मन में एक ऐसा रोबोट बनाने का विचार आया जो इंसानों की तरह बात करते हुए सारे काम कर सके। जब मैंने पहली बार फिल्म रोबोट देखी, रजनीकांत की फिल्म रोबोट, तो मुझे लगा कि काश ये चिट्ठी रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आ जाए। ऑब्वियसली उस समय में लगता था कि ये तो फिल्म है और ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सालों बाद जब मैंने सोफिया रोबोट को देखा, हंसन रोबोटिक्स हांगकांग की कंपनी है, उसकी उनकी बनाई हुई रोबोट सोफिया को देखा, तो मुझे लगा ये तो रियली पॉसिबल है। अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने रोबोट को घर में ही बनाऊंगा, अपने इंडियन सामान से बनाऊंगा। और मैंने डिसाइड किया कि मैं लोकल मार्केट से सामान खरीद के अपने घर में खुद ये रोबोट को बनाने की कोशिश करूंगा। पूरी तरह से स्वदेशी सामानों से घर पर ही रोबोट शालू को तैयार कर दिनेश पटेल ने उन प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को एक प्रेरणा दी है जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्रोत्साहन और सुविधा के अभाव में दब कर रह जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। अलीगढ़ का ताले के कारोबार से पुराना नाता रहा है। प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ताला उद्योग को चयनित किए जाने के बाद यहां के ताला कारोबारी बेहद खुश हैं।
लेकिन अलीगढ़ के रहने वाले बुजुर्ग दंपति ने यहाँ के ताला उद्योग को अलग पहचान दिलाने के लिए कुछ अलग करने की ठानी है। क्या, आप भी देखिए। यूं तो अपने तालों के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है ताला नगरी अलीगढ़, लेकिन अलीगढ़ के ही रहने वाले सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा अपने ताले के काम को कुछ अलग पहचान दिलाने में जुटे हैं। दरअसल शर्मा दंपत्ति 300 किलोग्राम से अधिक वजनी ताला बनाने में जुटे हुए हैं और इस काम में बुजुर्ग दंपत्ति के बच्चे और रिश्तेदार भी मदद कर रहे हैं। तो मेरा सपना ये था कि मैं अपनी पहचान के लिए मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊं जिससे अलीगढ़ का नाम हो। तो मैंने ये सोच करके ये बड़ा ताला ये बनाया है। परंतु लेकिन मेरे पे पैसे की थोड़ी वो थी, तो मेरे को सहयोग मिला है, तो मैंने उस सहयोग के आधार से मैंने इस ताले को तैयार किया है। तन से और मन से मेहनत करके किया था। करने में मैंने कोई कसर नहीं। दिन में घर का काम करने के बाद में हमने रात में भी लेट अबीर काम को इसको पूरा किया है। 300 किलो से अधिक वजन से इस ताले की लंबाई 6 फीट और 2 इंच लंबी है, जबकि चौड़ाई 2 फीट 9 इंच है। वहीं इस ताले में पीतल का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और इसे बनाने में करीब 1 लाख रुपए का खर्च आया है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये बन जाने के बाद इसका वजन करीब 350 किलो तक होगा। कुछ बनाने को रह गया है, तो उसकी वजह से वजन इसका बढ़ेगा, अभी 350 किलो तक हो सकता है। इसमें सभी पीतल का है। पीतल में इसकी 60 किलो करीब पीतल लगी है, बाकी आयरन का है सब कुछ, और चाबी भी आयरन में बनी हुई है। ये मेरा पूरा फंक्शन इसमें है। ताले के काम से सत्यप्रकाश शर्मा का परिवार पुश्तैनी तौर से जुड़ा हुआ है और पिछले 100 साल से अधिक समय से उनका परिवार इस व्यवसाय से जुड़ा है। उम्मीद है कि पीढ़ियों से चले आ रहे कौशल और अपने अनुभव से वो न केवल 300 किलो के वजनी ताले को बनाने में सफल होंगे, बल्कि इसके जरिए अलीगढ़ के ताला उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सफल होंगे। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज जिला कारागार के कैदियों ने एक अनोखा काम किया है। जेलर की पहल पर यहां के कैदियों ने जेल की खाली पड़ी जमीन को खूबसूरत बागीचे में बदल दिया है, जिससे कोरोना काल में कैदियों का न केवल समय कट रहा है, बल्कि जेल परिसर भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस इंसानी कमजोरी को भांपकर महाराजगंज जिला कारागार के जेलर अरविंद श्रीवास्तव ने कैदियों को व्यस्त रखने के लिए एक अनोखा प्रयोग शुरू किया। दरअसल कोरोना काल में जब कैदियों को परिवार वालों और रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई, तो जेलर के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई कि आखिर कैसे इन खतरनाक कैदियों को व्यस्त रखा जाए ताकि उनका दिमाग संतुलित और सकारात्मक बना रहे। ऐसे में जेलर अरविंद श्रीवास्तव ने जेल की खाली पड़ी जमीन पर हर्बल प्लांट और बागवानी का काम शुरू किया, जिसका नतीजा ये है कि जिला जेल में एक शानदार बगीचा बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें कई तरह के फूलों के साथ ही औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं, जिसका काढ़ा बनाकर कोरोना काल में कैदी नियमित सेवन भी करते रहे हैं। कई चीज़ें था, जैसे हमारे कारागार मुख्यालय से ही हर समय तरह तरह के गाइडलाइंस जारी हुआ करते थे और कोविड की वजह से सारे बाहर से आवागमन और लोग सब कुछ बंद था। उसमें यही सोचना था कि जो अंदर लोग हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि वो कुछ करके अपने आप को बेटर महसूस कर सके और दिमागी रूप से अपने आप को संयमित रख सके। उसमें इनसाइड ही जो वर्क थे उसी को ऑपरेट करना था। उसमें हम लोगों के दिमाग में आया कि अच्छी जगह है और क्लाइमेट भी यहाँ का बहुत अच्छा है, क्यों नहीं कुछ हर्बल प्लांट्स और फूल पत्तियों में इनके रुझान को डेवलप किया जाए। वहीं जिला जेल में आजीवन कारावास काट रहे बंदी भी बागवानी करके खुश हैं। कैदियों के मुताबिक बगीचे में काम करके न केवल उन्हें नकारात्मक सोच से छुटकारा मिलता है, बल्कि उनका दिन भी आराम से कट जाता है। सर यहाँ में बहुत अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है, मेहनत करने का पैसा भी मिलता है। फूल पत्ती का काम करता और कराता हूँ सर। बढ़िया लगता है आपको? जी हाँ सर। पहले कैसा लगता था, अभी कैसा लगता है? बैरिक में अच्छा नहीं लगता सर, यहाँ काम करने से बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करता हूँ और सेहत पानी भी अच्छी रहती है। अंदर रहते थे तो हमको जो है जेल जैसा महसूस होता था, और यहाँ पर रहते हैं तो पार्क नुमा महसूस होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। फूल पत्तियों के बीच में देखभाल करना और समय भी इससे कट जाता है और दिमाग में फालतू चिंता भी नहीं रहता है और घुटन नहीं महसूस होता है। जेलर की समझदार पहल से न केवल कैदियों को जेल में सकारात्मक काम करने का अवसर मिला, बल्कि कैदियों की दिनचर्या भी
पहले से बेहतर हुई है। एबीपी गंगा के लिए महाराजगंज से संजय पांडे की रिपोर्ट। रायबरेली में बेसिक शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल सामने आई है। विभाग ने कार्यालय के पीछे पड़े कूड़े कचरे वाली जमीन पर एनवायरमेंटल गार्डन बनाकर उसमें रंग बिरंगे सुंदर फूल और फलदार पेड़ लगा दिए हैं। खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचने से पहले उन पौधों की देखरेख करते हैं और उनमें पानी देते हैं। बगीचे में खूबसूरत फूलों के साथ खड़े ये हैं रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा, जो अपनी एक अनोखी पहल की वजह से चर्चा में है। दरअसल बेसिक शिक्षा कार्यालय के पीछे काफी जमीन खाली पड़ी थी, जहां पर कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता था। जब बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा की नजर इस पर पड़ी तो अपने कर्मचारियों के साथ साथ वो खुद भी इसकी सफाई में जुट गए और सफाई होने के बाद शुरू हुई पौधारोपण की मुहिम। बीएसए कार्यालय के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और जल्द ही कूड़े वाले जमीन में तरह तरह के फूल और फलदार पेड़ लहलहाने लगे। गैलरी से गुजरते थे ऑफिस के लिए तो देखा कि कई बार लोग यहाँ आके गंदगी करते हैं और इतनी गंदगी करते हैं इसकी बदबू ऑफिस के अंदर तक जाया करती थी। और कुछ कर्मचारियों को लगाया कि उन्हें ऐसा ना करें, परंतु सोचा कि ये ऐसा इसको ऐसा बना दिया जाए कि लोग खुद यहाँ इस काम को अपने आप स्वतः बंद कर दें। इसलिए इसके लिए 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान चला के यहाँ पर फूल पौधे क्यारी व्यारी लगाई। उसी का परिणाम है कि ये एक पुष्प वाटिका के रूप में विकसित हो गई। केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि खुद बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा भी कार्यालय पहुंचने से पहले इन पौधों की देखरेख करने के साथ साथ इनकी सिंचाई भी करते हैं और बगीचे के मालिक को आवश्यक निर्देश देते हैं। ऑफिस आने से पहले एक बार यहाँ आते हैं, देखते हैं कि कौन से फूल में क्या ज़रूरत है, कहाँ पर कौन सा पौधा लगना चाहिए, और जाते समय भी देखते हैं, दोनों बार में। और ये व्यक्तिगत प्रयास से और टीचर्स के सहयोग से हुआ है। वाकई जो जगह कभी कूड़े से ढकी रहती थी, आज वहाँ खूबसूरत फूल और फलदार पौधे लहलहा रहे हैं। वहीं आसपास के लोग भी इसे देखने पहुँच रहे हैं और बीएसए की सकारात्मक पहल की तारीफ कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से डॉक्टर पंकज सिंह की रिपोर्ट।